खबर तफसील से। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कसौटी की है। आरबीआई के इस फैसले के बाद रेपो रेट घटकर 5.75% रह गया है। इस फैसले से होम लोन और कार लोन की माहाना किस्तों के सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। In October 2017, the Reserve Bank had proposed the setting up of a foreign exchange trading platform for retail participants that would provide customers with access to an electronic trading platform through an internet-based application on which they can purchase, sell foreign currency at market clearing prices. The trading platform has now been developed by the Clearing Corporation of India and is being tested by the users. The platform will be available to users for transactions from early August 2019. Operational guidelines for the platform will be issued by end of June 2019. It has been the endeavor of the Reserve Bank to increase retail participation in government security market. In addition to the scheduled commercial banks and primary dealers, it has been decided to also allow specified stock exchanges approved by SEBI to act as aggregators, facilitators to aggregate the bids of their stockbrokers and other retail participants and submit a single consolidated bid under the non-competitive segment of primary auctions of the state development loans. This measure will be implemented in consultation with the respective state governments. मोदी हुकूमत 5 जुलाई को आम बजट पेश करने जा रही है। बाखबर ज़राए के मुताबिक बजट में नई स्कीमों के शुरू होने के ऐलान की तवक्को कम ही है। वज़ारत खजाना ने तमाम वज़ारतों से 7 जून तक अपनी बजट ज़रूरियात के बारे में मुत्तला करने को कहा है। ज़राए के मुताबिक अबूरी बजट में किए गए ऐलानात के मुताबिक ही बजट मुख्तस किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दफ्तर दाखिला में आला हुक्काम के साथ मीटिंग की, जो कि मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई है। मीटिंग में सेक्रेटरी दाखिला राजीव गाबा, रॉ के चीफ अनिल धस्माना, स्पेशल डायरेक्टर आईबी और कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने शिरकत की। मीटिंग में दाखिली सलामती जैसे उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। बीजेपी की हलीफ जमात शिवसेना ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के ओहदे का दावा किया है। इसके साथ ही शिवसेना का दावा है कि इस बार राम मंदिर जरूर तामीर होगा। शिवसेना के लीडर संजय राउत ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। हमारे साथ शिवसेना सांसद संजय राउत, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के सर आप क्लेम कर रहे हैं, सर क्या आधार है? क्लेम नहीं किया है या डिमांड नहीं की है, हमने इतना ही कहा कि नेचुरल क्लेम बनता है। नेचुरल क्लेम नैसर्गिक अधिकार का अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि अगर स्पीकर बीजेपी का तो बनेगा ही, बनना ही चाहिए, बड़ी सत्ताधारी पक्ष है। डिप्टी स्पीकर हमेशा अपोजिशन को देने की परंपरा रही है, लेकिन वो परंपरा को आप ना विधानसभा में पालन होता है ना संसद में पालन होता है। बहुत साल से मैं देख रहा हूँ। बड़ी पार्टी हमारी एनडीए में बीजेपी के बाद, तो मुझे लगता है कि हमारा पार्टी का क्लेम नेचुरल क्लेम बनता है, क्योंकि अगर आप कहेंगे विपक्ष को देना चाहिए तो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन का पद विपक्ष को नहीं दिया है, वो एनडीए के घटक दल को दिया है, तो यहाँ भी देना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। हाँ सर, इसी साथ बात करें तो शिव सैनिक जो है आप फिर से रामलला के दर्शन करने जाएंगे, उद्धव ठाकरे भी रामलला के दर्शन करने जाएंगे। हाँ, जा रहे हैं हम लोग, सब तैयारी चल रही है। हमने पहले भी घोषणा की थी, चुनाव से पहले जब हम गए थे तो हमने कहा था कि 2014 का चुनाव तो राम मंदिर के नाम पर हुआ, 2019 का भी हो रहा है। चुनाव के बाद हम फिर यहाँ आएंगे और याद दिलाएंगे सरकार को कि हम राम मंदिर नहीं भूल सकते। तो कब तक सर जब जाएंगे वहाँ पे? अभी अगले सप्ताह जाएंगे हम। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, क्या उम्मीद है कि इस बार राम मंदिर बन जाएगा? इस बार ही बनेगा, तीसरा चुनाव नहीं आएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना है कि इस बार ही राम मंदिर बन जाएगा। कैप्टन नागेंद्र के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने एतराफ किया है कि सार्क मुल्कों के साथ कुछ दुश्वारियां हैं। दिल्ली में बदलती दुनिया बदलता हिंदुस्तान के जेर उन्वान एक प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देते हुए जयशंकर ने कहा कि सार्क मुल्कों के साथ दहशतगर्दी समेत कई अहम मसाइल दरपेश हैं। इन्होंने कहा कि बिम्स्टेक ग्रुप में मुश्तरका समझ है, इसीलिए इस ग्रुप के मेंबर मुल्कों के सरबराहों को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी तकरीब में मदऊ किया गया था। Emphasis which the government is today putting on BIMSTEC is
a lot of the thinking is centered around that. Now, the sort of the thinking really is where any organization or any platform which allows you to progress, you'd like to use it to progress. Now, SARC has certain problems. I think we all know what it is. So, I mean, even if you were to put the terrorism issue aside, I mean, there are connectivity issues, there are trade issues out there. What we are doing in a way, I mean, if you look, why were the BIMSTEC leaders invited for the swearing in? Because I think we see today an energy in BIMSTEC and a possibility in BIMSTEC and a mindset in BIMSTEC, which fits in with that very, sort of optimistic vision of economic cooperation that I'm laying before you. बीजेपी लीडर साक्षी महाराज ने सीतापुर जेल में उन्नाव के बीजेपी रुकने असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर से कल मुलाकात की। मुलाकात के बाद साक्षी महाराज ने कुलदीप को मकबूल लीडर बताया और साथ ही साथ उनका शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि कुलदीप इस्मत रेजी के इल्जाम में गुज़िश्ता कई माह से जेल में बंद हैं। बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय विधायक कुलदीप सेंगर जी यहाँ काफ़ी समय से हैं। चुनाव के बाद उनका धन्यवाद करना उचित समझा तो मैं आया। विधायक जी से आप मिले, जेल में कोई प्रॉब्लम, कोई सिस्टम? नहीं, विधायक जी से केवल मिलने के लिए आए और कोई कारण नहीं है। उनकी परेशानी या सुविधा या सुख उसकी चिंता मैं तो कर नहीं सकता, उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। मेरा केवल अब हमारे ने मुलाकात करा दी, आज छुट्टी का दिन है, फिर मुलाकात करा दी, बड़ी बात है। साक्षी महाराज की कुलदीप सिंह सेंगर से मुलाकात पर सामाजिक कारकुन आभा सिंह क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। कुलदीप सेंगर जो एमएलए थे उन्नाव से, उनके ऊपर न सिर्फ एक रेप का आरोप है बल्कि आरोपी के पिता को पिटवा के मार डालने का भी आरोप है। तो 376 रेप और 302 मर्डर दोनों के गुनाह में उनको जेल में रखा गया है। और उसके बाद अगर साक्षी महाराज जो उन्नाव से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीते हैं मोदी सरकार में, वो जाके जेल में मिलके धन्यवाद देते हैं। अगर उनको धन्यवाद बोला जा रहा है तो जरूरी है कि सेंगर को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल से हटा के दूसरे स्टेट के जेल में रखा जाए, क्योंकि अगर वो जेल के अंदर से इतने पावरफुल हैं कि सिटिंग एमपी उनको सलाम ठोकने आ रहा है, धन्यवाद देने आ रहा है, तो जरूर ये बात होगी कि ये पूरे केस को जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि एमपी उनका अपने आदमी है। आरजेडी तर्जुमान मनोज झा ने कहा कि बीजेपी में उन लोगों को तरक्की देकर बड़े ओहदे दिए जाते हैं जो खास तौर पर नफरत की फसल बोने का काम करते हैं। बात करते हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा से। मनोज झा जी, जिस तरह से तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को लेकर के लगातार सवाल हो रहे हैं। गिरिराज सिंह का ट्वीट है, उसके बाद जो बयान दोनों दलों की तरफ से जैसे हुए, कैसे देख रहे हैं चीज़ें? दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं और आप लोगों के तरफ से जो इंडिकेशन आ रहा है, लगता है कि आप लोगों के करीब जेडीयू ज़्यादा जाएगी। देखिए, नैकट्य वो सब चीज़ें अलग मसला है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है अपने दल की ओर से, जो लगातार आप लोगों से मैंने साझा भी किया है, कि गिरिराज सिंह जी ने पहली बार ऐसा कुछ नहीं किया। वो हैबिचुअल ऑफेंडर, सीरियल ऑफेंडर है, और शायद उसी वजह से वो उनका प्रमोशन भी हुआ, क्योंकि उनके महकमे में उन्होंने क्या किया ये तो पूरा देश नहीं जानता है, लेकिन महकमे के बाहर उन्होंने नफरत की कितनी फसल बोई, शायद उसका उनको प्रीमियम मिला है, बोनस मिला है, और वो कैबिनेट मंत्री, उतने और क्वालिफाइड लोगों के रहते हुए सिर्फ वो कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बहरहाल, जदयू भाजपा के बीच में क्या चल रहा है इसको हम सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन हमारी अपने दल की प्राथमिकता है अपने सांगठनिक ढांचे को और मजबूत करना। बीता चुनाव सिर्फ हम नहीं हारे हैं, इस मुल्क के मुद्दे हार गए हैं। कोई आज सुखाड़ पे बात हो रही है, बेरोजगारी पे बात हो रही है, लेकिन बीते 2.5 महीने हाहाकार मचाती हुई जनता के मुद्दों पर बात नहीं हुई। पजेस्ड माइंड ने इलेक्शन जीता, लेकिन अब हमारी प्राथमिकता वो है। रही बात जदयू और भाजपा की, तो देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन जदयू और आरजेडी की भी बात अगर करें तो जदयू आरजेडी साथ आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टी के नेता हैं शिवानंद तिवारी, वहां पर उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि 6 महीने में बड़ा भूचाल होएगा बिहार की सियासत में। भूचाल क्या हो सकता है? मैं भूचाल की संभावना मुझे नहीं दिखती है। मैं तो अभी अपने दल की ओर से मैं कह सकता हूं कि हमारी प्राथमिकता सीधे तौर पर स्पष्ट है। ब्लॉक, प्रखंड और पंचायत स्तर तक मुद्दों को फिर से ले जाना, चाहे बेरोजगारी हो, भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, महिलाओं का मसला हो, श्रमिकों के आवास का मसला हो, पानी का मसला एक बहुत महत्वपूर्ण निकल करके आ रहा। इन सब चीजों को लेकर के हम जाएंगे, और हाँ, नजर बनाए रखेंगे कि बाकी राजनीतिक उथल पुथल क्या हो रहा है।
एक सवाल है कि जेडीयू और आरजेडी की अगर बात तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जो दोनों साथ में है, पहले से हैं, साथ में चुनाव लड़ा, कांग्रेस के कुछ नेता है ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि आरजेडी से अलग होना चाहिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी चाहिए, कांग्रेस को अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं सीधे तौर पर मानता हूं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे तौर पर कांग्रेस हाईकमान के साथ, कई बीच में मसले भी आए, ऊपर रिजॉल्व हुआ। हाँ, बिहार स्तर के कुछ नेता अगर बयान देते हैं तो वो कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर चिंतित नहीं है, संभवतः अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राज्यसभा सांसद आरजेडी के मनोज झा। कैमरामैन जगदीश के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। इस बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से आ रही है। गैर मुनज्जम मजदूरों और बीजेपी हामियों के बीच झड़प हुई, मौके पर गोलियां और बम चले। मामला तैतूल मारी कोलेर इलाके का है। एसपी मौके पर बताया जा रहा कि पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको झारखंड के धनबाद से दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इलाके में भारी नफरी को, सिक्योरिटी नफरी को तैनात किया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। एसपी भी मौके वारदात पर पहुंचे हुए हैं। मामला तैतूल मारी कोलेर इलाके का है, जहां पर गैर मुनज्जम मजदूरों और बीजेपी हामियों के बीच झड़प हुई। मौके पर गोलियां और बम चले। नौशाद मजीद अपडेट के साथ हमारे साथ झारखंड से जुड़ चुके हैं। नौशाद, बताइएगा कि आखिर ये मामला इतना बिगड़ क्यों गया कि गोलियां और बम तक चले? देखिए सना, झारखंड का जो शहर है, ये धनबाद का जो इलाका है, ये कोयले जो है वो है, वहाँ पे वो कोलियरी इलाका है। यहाँ पे जो कई ग्रुप हैं जो अपनी सबकत जो है न ले जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे गोल्ड डंप एरिया है। जो बीजेपी जो समर्थक की जो हिमायत की बात जो आ रही है, वो दरअसल वो मकामी जो एमएलए हैं झुल्लू महतो, उनके हामियों के दरमियान जो है न ये मामला सामने आया है। और वहाँ पे गोलियां भी चली हैं, बम भी चले हैं। अभी फिलहाल काफी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वो सबकत ले जाने की बात है। वहाँ पे इस तरह के वाकयात जो है ना अक्सर और बेशतर होते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जो मामला पेश आया है, अभी फिलहाल किसी तरह की जानी नुकसान की और या जख्मियों की बात सामने नहीं आई है। और हालांकि ये बम की जो बमबाजी की जो बात है, उससे जो एसएसपी है वो अभी फिलहाल इनकार कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो सुतली जो बम होता है वो जो है ना पाए गए हैं और गोलियों के जो है ना वो खोखे भी जो है ना वो बरामद हुए हैं वहाँ पे मौके से। काफी तादाद में नौशाद, इस वक्त क्या हालात कंट्रोल में है, सिचुएशन कंट्रोल में? जी बिल्कुल सना, ये बताना चाहेंगे कि अभी हालात बिल्कुल काबू में है, लेकिन ये अभी कशीदा है और मौके पे काफी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं और किसी भी मुमकिन खतरात को देखते हुए और भी मजीद जो है पुलिस बल की तैनाती वहाँ पे मुमकिन है। नौशाद, क्या इस झड़प के बाद किसी की गिरफ्तारी भी अब तक अमल में लाई गई, इस हवाले से कुछ अपडेट? जी नहीं सना, अभी तक तो कोई इत्तला नहीं है। लेकिन हाँ, ये निशानदेही जो की गई है उस बुनियाद पे इम्कान है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नौशाद और अपडेट देने के लिए। तुम्हारे साथ हमारे नुमाइंदे झारखंड से जुड़े थे। धनबाद से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर एसएसपी मौके वारदात पर पहुंचे और हालात काबू में हैं लेकिन कशीदा हैं। कहा जा रहा है कि गैर मुनज्जम मजदूर और बीजेपी हामियों के दरमियान ये झड़प हुई है। मौके पर गोलियां चली और बम बरसाए गए। मामला तैतूल मारी कोलेर इलाके का है, जहां पर हालात अभी कशीदा बने हुए हैं लेकिन काबू में हैं। एसपी भी मौके वारदात पर पहुंचे हुए हैं। कहा जा रहा है हमारे रिपोर्टर के मुताबिक कि इस इलाके में आए दिन इस तरह की वारदात सामने आती रहती है। एक दूसरे पर सबकत पाने की वजह से इस तरह का मामला हमेशा सामने आता है। लेकिन इस वक्त की बात अपडेट आपको बताते हुए चलें कि बड़ी तादाद में इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। हालांकि किसी के जख्मी या फिर जाने नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं। उड़ीसा के बालंगीर में कानूनसाज ने ही कानून तोड़कर 2 सरकारी इंजीनियर से उठक बैठक कराई। पटनगढ़ के रुकने असेंबली सरोज एम ने जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को उठक बैठक करने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के जरिए रोड तामीर किया जा रहा है और रुकने असेंबली ने एमएलए ने इसका मुआयना किया, जिसके दौरान इन्होंने सरकारी मुलाजिमत के साथ ये बर्ताव किया। वाकई की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और एमएलए इस पूरे मामले पर खामोश है।
मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा आज भी एनआईए अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने एक दिन की छूट दी है। कल हर हाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अदालत में पेश होना होगा। बात है कि मालेगांव धमाका मामले में एनआईए की अदालत ने साध्वी को हर हफ्ते अदालत में पेश होने की हिदायत दी है। मालेगांव मामले में साध्वी अहम मुलजिम है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम के ताल्लुक से समन जारी किया है। अदालत ने समन जारी करते हुए राहुल गांधी को 7 जून तक अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि गुजरात के बीजेपी लीडर पर प्रणेश मोदी ने अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें इन्होंने इल्जाम लगाया था कि राहुल गांधी ने सारे मोदी चोर हैं कहकर मोदी कम्युनिटी की तौहीन की है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों हैं। आंध्र प्रदेश की एक लड़की ने नीट इम्तिहान में 16वां रैंक हासिल करके अपने खानदान की 3 नस्लों के ख्वाब को पायन तक मील तक पहुंचाया है। कड़पा से ताल्लुक रखने वाली असरा कुरैशी ने नीट इम्तिहान में 720 में से 690 नंबर हासिल करके मुल्क के अव्वलीन मेडिकल कॉलेजों में से किसी एक में अपनी नाम को मुस्तहकम कर दिया है। असरा मुल्क की खवातीन टॉपर्स में से तीसरे मकाम पर हैं। असरा के वालिद मामूली ताजिर हैं और असरा ने शहर हैदराबाद में हॉस्टल में रहकर 9वीं जमात से तालीम हासिल की है। बहुत खुशी हो रही है आज, तो मुझे ऑल इंडिया में 16th रैंक आया है। बहुत खुशी हो रही है। इसमें मेरे पेरेंट्स का और मेरे कॉलेज में मेरे टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मुझे। तो मेरे वालिदैन का ये सपना था और ये आज पूरा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। एग्ज़ाम के वक्त मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, पर इतना अच्छा रैंक एक्सपेक्ट नहीं किया था। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे और बेहतर रैंक दिलवाया। इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं कड़पा से हूँ, पर मुझे हैदराबाद में पढ़ना था और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया बाहर पढ़ने। बहुत अल्लाह से बहुत खुशी हो रही है जो है हमारी लड़की का नीट में जो सक्सेस और 16th रैंक ऑल इंडिया का, और ओबीसी कैटेगरी में 2nd रैंक है और साउथ इंडिया में जो है 2nd है और एपी स्टेट में 1st रैंक है। मैं ये कहूँगा कि लड़का हो या लड़की, बच्चों को जो है अब इस वक्त हमें हमारे कौम के बच्चों को इल्म पे ज़्यादा तवज्जो दिलानी चाहिए। और जैसे हालात अभी आ रहे हैं तो हमें इस हालात से अगर झेलना है तो बच्चे इल्म याफ्ता होने चाहिए और हर शोबे में, हर मुनासिब शोबे में बच्चों को जो है इल्म दिलाना चाहिए। आसाम में एक सड़क हादसे में 2 फौजी जवान शहीद हुए जबकि दीगर 3 जवान जख्मी हुए। शहीद फौजी जवानों में जम्मू कश्मीर के कचपुरा अनंतनाग के लांस नायक नासिर अहमद बट भी शामिल हैं। नासिर ईद मनाने के लिए अपने घर की जानिब रवाना हो रहे थे कि उस दौरान नेकी रोहला सोविंदपुर के करीब उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसमें लांस नायक नासिर अहमद और नायक ध्यान सिंह शहीद हुए। नासिर गुज़िश्ता 15 वर्षों से फौज की जैकलाई यूनिट में तैनात थे। नासिर के जज्द खाकी को उनके आबाई गांव कचपुरा अनंतनाग ले जाया गया। जज्द खाकी पहुंचते ही वहां पर सफ़े मातम बिछ गई। लोगों की एक कसीर तादाद ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। नासिर को पूरे मिलिट्री एजाज के साथ खराज अक़ीदत पेश किया गया। फौज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नासिर अपने पीछे बुजुर्ग, वालिदैन, बीवी, 2 बच्चे और 2 कंवारी बहनों को छोड़ गया है। नासिर अपने घर का वाहिद कमाऊ था। ये बहुत ही शरीफ लड़का था, नमाज 5 वक्त पढ़ता था और किसी के साथ भी इसने कभी झगड़ा नहीं किया था। हमेशा मतलब अच्छे से पेश आता है किसी से। माँ है, बाप है और 4 बहनें हैं, 2 कंवारी है, 2 की शादी हो गई है और 2 बच्चे हैं। एक 2 साल का है और एक 4 साल का। सर ये मेरा भाई था। एक्चुअली ये आसाम में ड्यूटी था, तो इसकी एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे सर, तो ये मर गया वहाँ पे सर। जब हमने इसकी खबर सुनी सर, तो पूरे दहशत फैल गए यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में सर। इसके 2 बच्चे, छोटे बच्चे हैं सर, वो भी दूध ही पी रहे हैं सर।
सूडान में अस्करियत पसंद लीडरों ने फौज की बातचीत की दावत को मुस्तरद कर दिया है। सूडान में जारी कशीदगी पर सूडानी आर्मी ने अस्करियत पसंद लीडरों के साथ बातचीत करने का फैसला किया, जिसे अस्करियत पसंदों ने मुस्तरद कर दिया। एक हफ्ते से जारी इस कशीदगी में मरने वालों की तादाद 100 के पार पहुंच गई है। सूडानी डॉक्टरों की सेंट्रल कमेटी ने कहा कि बुध को दरियाए नील से 40 लाशें बरामद हुई, जिनको रैपिड सपोर्ट फोर्स ने निकाल कर नामालूम जगह पर रखा है। वाज़ेह है कि सूडानी फौज ने कुछ दिन कबल अस्करियत पसंद लीडरों के साथ तमाम मुआहदे रद्द कर दिए थे, जिसके बाद हालात काफी कशीदा हुए और आलमी बिरादरी ने भी फौज के इस फैसले की काफी तनकीद की। और अब फौज ने फिर से अस्करियत पसंद लीडरों के साथ बातचीत करने का मुतालबा किया था, जिसे रद्द कर दिया गया। सूडान में अस्करियत पसंद लीडरों ने बातचीत की दावत को रद्द किया है। सार्फी दौर में कस्टमर को रागिब करने के लिए स्कीम का चलन एक आम बात है, लेकिन नमाजी बनाने के लिए भी कोई स्कीम हो सकती है, ये आपने नहीं सुनी होगी। चौंकिए मत। भोपाल में एक ऐसी मस्जिद है जहां बच्चों को नमाज की जानिब रागिब करने के लिए स्कीम शुरू की गई है। देखिए भोपाल से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम की खास रिपोर्ट, और साथ ही साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। ये है भोपाल की मस्जिद कोहिफजा। इसके आसपास भोपाल के अमीरों की एक बड़ी आबादी मुकीम है। मस्जिद में नमाजी तो आते हैं, लेकिन इनमें बच्चों की तादाद काफी कम होती है। दिन के औकात में होने वाली नमाजों में कुछ बच्चे दिखाई भी दे जाते हैं, लेकिन नमाज फजर में बच्चों की तादाद ना के बराबर ही होती है। बच्चों को नमाज की जानिब रागिब कैसे किया जाए, ये सवाल मस्जिद कमेटी के सामने कई बरसों से था, लेकिन उन्हें इसके लिए कोई तरकीब नहीं सुझाई दे रही थी। इसी बीच उन्हें तुर्की का वीडियो दिखाई दिया, जिसमें बच्चों को नमाज की जानिब रागिब करने के लिए खास स्कीम का सहारा लिया गया था। बस फिर क्या था, मस्जिद कमेटी को ये स्कीम बेहद पसंद आई और उन्होंने माह रमजान से ही बच्चों को नमाजी बनाने के लिए इस स्कीम का ऐलान कर दिया। ये जो डिज़ाइन किया गया तुर्की का आइडिया था, ये हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे सेक्रेटरी साहब इसके लिए वाजिब थे कि ये स्कीम अपन यहाँ भी लागू करें। पहले तो हम कुछ हेजिटेट करें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने शुरू करी तो स्कीम के लिए बाकायदा हमने फॉर्म छपवाए, और फॉर्म छपवाने के बाद हम समझ रहे थे कि 20-25 एप्लीकेशन आएंगी, लेकिन ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 81 एप्लीकेशन हमारे पास अभी तक आ चुकी हैं। मस्जिद कमेटी ने बहुत डरते डरते ये स्कीम शुरू की थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस स्कीम से चंद ही लोग मुतवज्जे हो पाएंगे और वो अपने बच्चों को नमाज फजर में भेजने के लिए रागिब करें। लेकिन मस्जिद कमेटी की उस वक्त खुशी की इंतहा ना रही जब नमाजी स्कीम में बच्चों की तादाद 80 से ज्यादा हो गई। इसमें शराइत में नंबर 1 तो यह है कि हर बच्चे को 40 दिन तक बराबर, जिसको साइकिल चाहिए 40 दिन तक बराबर फजर की नमाज में आना पड़ेगा। हमने शर्त ये रखी है कि उसको तकबीर उला से पहले आना पड़ेगा, लेकिन जो तकबीर उला के बाद भी आ जाते हैं हम उनको भी ले लेते हैं। फजर की नमाज के बाद हम अटेंडेंस लेते हैं, जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं। हर बच्चा नमाजी स्कीम में कई ऐसी शराइत हैं जो कि बच्चों के लिए मुश्किल भी हैं। बच्चों को न सिर्फ नमाज फजर में शामिल होने की शराइत है, बल्कि तकबीर उला से पहले भी आना है। यही नहीं, नमाज के पढ़ने के बाद उन्हें दरस में भी शामिल होना है। स्कीम के तहत आने वाले बच्चों को 3 ग्रुप में तकसीम किया गया, जहां उन्हें कुरान और नमाज की तालीम के साथ साथ इस्लामी तारीख और मुस्लिम दानिश्वरों के कारनामों से भी वाकिफ कराया जाता है। और क्या कहते हैं नमाजी स्कीम में आने वाले बच्चे, जरा आप भी सुनिए। असल में हमने एक प्रोग्राम बनाया 40 दिन का, उसमें बच्चों को 10 सूरतें मैं तर्जुमा, इसके अलावा जो नमाज में जो अज़कार पढ़े जाते हैं उनका भी मैं तर्जुमा उनको बच्चों को याद करवाया जा रहा है। हम नमाजी बन जाए उसमें सबसे अच्छी बात, और हम दीन पर चलने वाले बन जाएं और एक अच्छा मुसलमान बने। यहाँ पर साइकिल के लिए नहीं आया हूँ, मैं नेक और अच्छा मुसलमान और नमाजी बनने आया हूँ। मैंने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सीखी, कुल अल्लाह सीखी। कोहिफजा भोपाल का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर साहिब सरवत मुसलमानों की बड़ी आबादी है, लेकिन इसी के साथ ये भी सच है कि यहाँ के लोगों के बच्चे बेहतरीन अंग्रेजी स्कूलों में तो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन वो कुरान की तालीम और नमाज के फराइज से भी वाकिफ नहीं है। मौजूदा दौर में हर काम को स्कीम से जोड़ दिया गया है। सार्फी दुनिया हर काम को स्कीम से जोड़कर देखती है। ऐसे में हम देखते हैं कि भोपाल में कोहिफजा मस्जिद में भी नमाज को और तालीम को स्कीम से जोड़ दिया गया। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि फजर का वक्त है और बड़ी तादाद में बच्चे स्कीम से जुड़े हुए जो यहाँ पर आ रहे हैं। मकसद ये है कि बच्चों के अंदर शौक पैदा किया जाए कि वो नमाज से जुड़ सके और नमाज के साथ साथ
उनके अंदर दीनी तालीम भी आ सके। ये स्कीम कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी इस स्कीम को लेकर शहर में जोर शोर से बातें जरूर हो रही हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।